नमस्कार, न्यूज जंगल के हेरिटेज टॉक विद अनूप के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बुद्ध काल के बाद कानपुर ने किन किन कालखंडों में मजबूत उपस्थिति अपनी दर्ज कराई। अनूप जी नमस्कार। नमस्कार अनूप जी, हम लोग बुद्ध काल तक चर्चा कर चुके थे जी। उसके बाद के जो कालखंड थे, जैसे गुप्त काल हुआ, कुषाण काल हुआ, या दिल्ली सल्तनत के अधीन जब कानपुर रहा जी तो इन कालखंडों में कानपुर ने किस तरह अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और क्या परिदृश्य रहा था, उसके ऐतिहासिक प्रमाण के साथ थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। बुद्ध काल के बाद सभ्यता विकास में जो बुद्ध काल बड़ा चरमोत्कर्ष कालखंड था सभ्यता विकास में, इसके बाद की उपस्थिति में जब आता है तो 16 महाजनपदों की जो संकल्पना थी जी, तो उनमें से पांचाल महाजनपद, खास करके दक्षिण पांचाल में कानपुर का भूभाग शामिल था। 16 महाजनपदों में वत्स, चेदी और पांचाल ऐसे जो 16 महाजनपद हैं, तो उसमें दक्षिण पांचाल में कानपुर का भूभाग रहा। ये इतिहास के हिसाब से जो नंद वंश के जो चंद्रगुप्त मौर्य से जिसको जोड़ा जाता है, तो उस समय यहाँ पर अशोक सम्राट बने। चंद्रगुप्त के बाद अर्धशती बाद इसमें अशोक का शासन होता है। तो जो उस कालखंड में मतलब भी बौद्धकालीन यहाँ पर प्रभाव, चूंकि बौद्ध काल के बाद के कालखंडों में भी इसका प्रभाव दिखता है। चंद्रगुप्त के कालखंड में यहाँ पर चूंकि अशोक के स्तूपों का बनवाए हुए प्रमाण मिलते हैं, जो काकूपुर का अभी पिछले कड़ी में हमने चर्चा की थी, और जाजमऊ के जो पुराभिलेखों में स्तूपावशेष मिले हैं। इसके बाद जो मौर्य साम्राज्य समाप्त हो जाता है तो यहाँ पर शुंग राजाओं ने शासन किया। तो शुंग राजाओं ने जब यहाँ शासन किया, उनके पुरा साक्ष्य जो मिलते हैं मूसा नगर, चंदनेपुर आदि में शुंग और कनवास राजाओं के मतलब मौर्य संस्कृत के उत्तरार्ध के पुरावशेष मिलते हैं। इनमें एक विशेष बात आई कि जो मूसा नगर के पास चंदनेपुर है, वहां पर काटर है, वहां एक स्तंभ, इनमें सब मिली, तो वहां एक स्तंभ में यक्ष प्रतिमा मिली। तो वो उस समय के कानपुर में बौद्ध संस्कृति का उत्तरार्ध कालखंड की समृद्धि का प्रतीक है। कनवासों के जब पतन हुआ और कुषाणों का अभ्युदय होता है, तब इस भाग में कुषाणों के अधीन रहा है। और कुषाण वंश के यहाँ पर भी पुरावशेष मिले, जो कि जाजमऊ में एक थपकी मिली थी, टेराकोटा मटेरियल मिला, एक सील मिली, उसमें ब्राह्मी में राय ब्रूसस अंकित था। डॉक्टर एल.एम. वहेल ने उस पर एक वर्क कर रहे थे, तो वो सील मुझे खुद दिखाई थी। तो जो थपकी पकड़ने की होती है, जो मुष्टिका पकड़ते हैं, उसके उसी जहां से मुट्ठी को पकड़ा जाता है उसको, थपकी को, तो उसी में वो राय ब्रूसस था। इससे पता चलता है कि राय ब्रूसस यहाँ का स्थानीय कुषाण शासक रहा होगा। तो ये सब कुछ कनिष्क का जैसे कालखंड है, तो उसमें उसी समय जो स्थानीय भी राजे जो छोटे मोटे थे वो भी कुषाण वंशी, उनमें एक राय ब्रूसस निश्चित लोकल का रहा होगा, क्योंकि उसका नाम बड़े स्तर पर कहीं नहीं मिला। तो निश्चित वो स्थानीय स्तर का, जैसे कानपुर के उस रीजन में एक छोटे से प्रांत रक्षक जैसा पद रहा होगा। तो ऐसे कुषाणकालीन और भी मटेरियल यहाँ पर मिला, जैसे लोहे के हुक मिले, बाणों के फलक मिले, तांबे की छड़ें मिली, और कुम्हार की थपकी का भी हमने किया, और पंचमार्क सिक्के भी मिले। एक पंचमार्क सिक्के का एक इथेन जार में मिला जाजमऊ में डॉक्टर वहेल साहब को। तो डॉक्टर वहेल ने उनमें से 2 कॉइन मुझे उन्होंने दिए थे, चांदी के चौकोर। उसमें पंचमार्क कॉइन मतलब आहत सिक्के कहलाते हैं। उनमें बहुत सारी आकृतियां होती, फूल होता है, पक्षियों का अंकन होता है, पशुओं का अंकन होता है, और वो वेट से कटते हैं। एक प्लेट बना दी गई, उत्कीर्णित किया, उसको कट कर देते थे। तो ये पंचमार्क सिक्के का उस समय चलन था। तो उसी में आहत सिक्के, हमारे संकलन में भी 2 आहत सिक्के पंचमार्क कॉइन्स जाजमऊ के में एक इथेन जार से मिले थे। वो हमारे संकलन में डॉक्टर एल.एम. वहेल की भेंट के रूप में है। उनका एक्सपर्ट ओपिनियन भी उसमें अभी भी है आपके पास? जी, उनका लिखा हुआ
लेटर भी है जो उसको कैसे मिला, कब मिला और उसकी पूरा क्या विवरण वैल्यू उसका। है। जी जी जी। और राय ब्रूसस का हमने संदर्भ दिया ही, ये थपकी में मिला ही है। इसके बाद यहाँ पर नागवंशी राजाओं का भी थोड़ा संदर्भ मिलता है कि स्कंदगुप्त को जब पराजय के बाद यहाँ जो नागो शासक हुए तो उनमें मतलब रहा 466 ईस्वी से और 550 के बीच में। इसके बाद गुप्तकालीन संस्कृति है। गुप्तकालीन के भी आप जानते ही हैं कि सबसे ज्यादा गुप्त काल का समृद्ध स्मारक कानपुर में भीतर गांव का ईंटों का मंदिर है, इष्टिका मंदिर। और मुझे लग रहा वैश्विक परिदृश्य पर कानपुर की पहचान देने वाला वही इष्टिका मंदिर है। उस इष्टिका मंदिर की विशेष खासियत यह है कि उसमें टेराकोटा पैनल, ब्रिक आर्ट और शिखर शैली का प्रयोग, ये तीन चीजें स्पेशलाइज्ड हैं, विशेष हैं। मंदिर सामान्य सब जगह बनते हैं, लेकिन पहले जब शिखर शैली का प्रयोग नहीं था तो प्लेन सेल्ट मतलब छत डाल दी गई, मतलब छत डाली गई है। और दूसरी बात ये रही कि शिखर नहीं बनते थे, शिखर का प्रयोग पहले, इसमें बीच में जो शिखर बना तो बीच में का भाग को वो खाली रखा गया छत डालने के बाद, और उसके बाद ऊपर बना दिया गया। और उसमें सबसे बड़ी बात जो आले बनाए गए बाहरी, उनमें टेराकोटा पैनल चिपकाए गए। पैनल जो बनाए गए, पैनल में बहुत सारे दृश्य हैं, पौराणिक दृश्य हैं, युद्ध के दृश्य हैं, प्रकृति मूलक दृश्य हैं, और उनमें दैवी प्रतिभाओं के भी हैं और सामान्य दृश्य भी हैं। तो उन सब को पशु पक्षियों का अंकन भी, और उन सब के पैनल उन्हीं आलों में, ब्रिक आर्ट के जो आले हैं, खम्भों के आले, और बीच में वो उसमें मध्य भाग में लगाए गए। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वही टेराकोटा पैनल और ब्रिक आर्ट। गुप्त काल में वहां पर कुमार गुप्त वगैरह के सिक्के भी मिले हैं। ये मतलब कहाँ, भीतर गांव में मिले, कई जगह मिले हैं। गुप्त काल के सिक्के जादनों में मिले हैं, सरवन खेड़ा मिले हैं। ऐसे एक सिक्कों का अपना एक अलग अलग वो है। गुप्त काल के ही समय पर यहाँ पर चीनी यात्री वेनसांग की यात्रा का उल्लेख मिलता है। ये बौद्ध काल के स्मारकों का उसने किया था। तो इसके बाद यहाँ पर नागभट्ट के अधीन कन्नौज का भाग जब हुआ, नागभट्ट प्रतिहार शासक नागभट्ट। भीतर गांव के संदर्भ में एक प्रश्न आता है, तो वो मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। वो ये कि गुप्त काल का ही जगन्नाथ टेम्पल भी है वहाँ का। जी। उसमें इसके बारे में कहा जाता है कि बरसात के संकेत दे देता है वो समय से पहले, और पानी रिसने लगता है। तो उसके पीछे मतलब ये नहीं अभी तक पता चल पाया कि ऐसा क्यों होता है और सही होता है। मीडिया में काफी कुछ इसके बारे में छप। ये जगन्नाथ टेम्पल बेहटा कानपुर की ही बात कर रहे हैं ना? हाँ। जो बेहटा का जगन्नाथ टेम्पल है वो 10वीं 12वीं शताब्दी का स्थापत्य पर एक ध्वंसावशेष पर खड़ा मंदिर है, जो कि 18वीं शताब्दी में बना। मंदिर का वर्तमान परिवेश 18वीं शताब्दी का है, लेकिन इसके जिस ढांचे पर खड़ा है वो सब 10वीं 11वीं सदी का है। प्रस्तर के खंड हैं, द्वार शाखाएं हैं, बड़े बड़े खंभे हैं, उन्हीं को दोबारा उसका जो शिल्प है वो पुरी के जगन्नाथ मंदिर से थोड़ा बहुत मैच करता है, मैंने देखा है। वो एक स्तूपाकार है। संस्कृति जो देखिए, वस्तुतः वो मंदिर यदि आपने गंभीरता से देखें तो एक पुराने मंदिर पर पहले स्टैंड किया गया, चूंकि अब उस पर बिना, जैसे खंभे पर पिलर का टूटा भाग फिर पिलर के ऊपर रख दिया गया और उसको टिका दिया गया तो गिरे ना, तो उसके लिए उन्होंने पूरा एक मंडप जैसा छा दिया, छतरी जैसी, और उसको ढक दिया गया, वो प्लास्टर्ड कर दिया गया। अंदर केवल खंभे अंबे पुराने स्थापत्य के लगे हुए। अब उस मंदिर के अंदर की प्रधान प्रतिमा पर करें, यदि जगन्नाथ मंदिर जो भीतर गांव के निकट है, 3-4 किलोमीटर की दूरी पर बेटा उसी रेंज में है, तो भीतर गांव के ठीक आगे घाटमपुर की रोड पर चलने पर, तो बेहटा जगन्नाथ मंदिर में वस्तुतः विष्णु का विग्रह है और विष्णु की बड़ी प्रतिमा है, और उसमें दशावतारों का अंकन है। क्योंकि वो ध्वंसावशेष की प्रधान प्रतिमा थी तो खड़ी की गई, तो उसका मुख विकृत हो गया था। अभी भी आप देखेंगे तो वो मुख पर काले रंग का एक लेप जैसा करके भगवान की कृष्ण मूर्तियां जो बनती हैं उस रूप में माना गया। भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु का विग्रह ज्यादातर नीले और काले के रूप में चित्रित और अंकित किया जाता है, तो वो किया। उसके बाद उसके परिकरों में जो आले हैं उसमें दशावतार का अंकन है, चारों तरफ आले, तो ये भगवान विष्णु का है।
ये एक तो जगन्नाथ की संकल्पना नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु और जगन्नाथ एक वैष्णव होने के नाते, एक वैष्णव प्रतिमा विज्ञान से वो जगन्नाथ प्रतिमा नहीं है। ना उसमें बलराम का अंकन है और ना सुभद्रा का अंकन है। तो वो विष्णु का प्रधान विग्रह खड़ी प्रतिमा है और उनके आलों में दशावतार का अंकन है। अब बलराम का अंकन एक उसी के भीतर गांव मंदिर के जो बाहर आएंगे एक छोटा सा आला बना हुआ है, तो उसमें बलराम का संकर्षण रूप है। संकर्षण बलराम को ही कहते हैं, क्योंकि बलराम को या संकर्षण को या लक्ष्मण को शेषावतार माना जाता है। तो प्रायः जो होता सर्व फणाकृति नीचे पीछे आकृति में पैरों के पास से जाएगी और ऊपर फण छत्र छाया करता है। तो इस ढंग की प्रतिमाओं का तो उसका एक छोटा सा प्रयोग है, लेकिन वो बाहर है, वो प्रधान प्रतिमा से इतर है। अच्छा, उसके दो मंदिर के जब गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो उस गैलरी में दोनों तरफ छोटी छोटी कोठरियां हैं। उनमें बैठेंगे तो नीचे उनमें देखेंगे तो एक में विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा है, दूसरी तरफ कुछ और प्रतिमाएं हैं, खंडित प्रतिमाएं। तो वो सब 10वीं 11वीं का शिल्प है। और वहां बाहर जाएंगे तो पिलर, पुजारी के निवास के पास ही एक पिलर है पड़ा, वो उसमें शिल्पांकन है। ये सब 10वीं 11वीं सदी का। अब जो आपने कहा कि वो प्रतिमा मंदिर के जो गर्भगृह में एक ऐसा पत्थर है या वहां टपकता है और मौसम की पूर्व सूचना देता है कि मौसम बारिश होगी या कैसा है, 1-2 दिन में होनी। उसका एक कारण है कि सैंडस्टोन जो पत्थर, बलुए पत्थर की खासियत होती है कि वो वाष्पीकरण वाला जो अच्छा तो उसमें बहुत सारी चीजें वातावरण के अनुसार वो कर लेता है और वो कभी कभी वो छलक आता है उस पत्थर पर। वो पत्थर एक ढका हुआ जैसे रखा है ऊपर शिखर पर, तो ठीक वो जगन्नाथ प्रतिमा से ऊपर की ओर जो ढका गया प्रधान, उसमें उस समय पानी आया है, उसके अभी भी उसके जो मार्किंग भी बनी है, तो वो तो है। लेकिन ये साइंस के हिसाब से देखें तो वो उस पत्थर की श्रेणी है ऐसी, उस ऐसा वाष्पीकरण जैसा करने की, टपक जाने की। चलिए, थोड़ा विषयांतर हुआ, जी, लोग मूल विषय पे आ जाएं। जी जी जी। तो ये अभी जो हमने कहा कि गुप्त काल के बाद का जो भी जो चर्चा चल रही थी, तो उसके बाद यहाँ पर ये जो हिस्सा जो था कानपुर का भूभाग था, ये नागभट्ट के अधीन रहा। नागभट्ट द्वितीय ये प्रतिहार शासक थे, उनका 815 ईस्वी में कन्नौज पर कब्जा कर लिया था। इनका एक उल्लेख यूं चूंकि मिला कि कानपुर में 1925 में एक पट्ट मिला भोजदेव का, तो उसमें 925 में प्रतिहार साम्राज्य के कानपुर में होने की पुष्टि हुई है उससे। और उसके बाद यही ये भाग चंदेलों के अधीन हो गया। चूंकि जाजमऊ राजा चंद्रवर्मन की राजधानी माना गया है, ये मांटगोमरी के गजेटियर और अन्य संदर्भों में और कानपुर के इतिहास में भी कहा गया है। इसके बाद कन्नौज में गहरवालों का शासन हुआ। ये कन्नौज से ही, कन्नौज के साम्राज्य का ही अंग कानपुर रहा। तो इसमें अलबरूनी ने यहाँ की यात्रा की, तो उसका किताबुल हिंद में जज्जामऊ के रूप में जाजमऊ का उल्लेख जज्जामऊ के रूप में मिलता है। इसी चंदेल वंश के बाद जब है कि राजा चंद्रदेव, वही गहरवार वंश में राजा चंद्रदेव हुए, तो चंद्रदेव के पौत्र गोविंद चंद हुए। तो गोविंद चंद जब, मतलब जयचंद के पिता थे गोविंद चंद, तो जयचंद के पिता जब थे 1114 और 1154 तक उनका शासन रहा, 14 से 54 तक। तो वो उस समय यहाँ पर उनका साम्राज्य था। तो उन्होंने सीसामऊ के एक ब्राह्मण साहुल देव शर्मा को कार्तिक बदी 15 को एक सीसामऊ का दानपत्र लिखा। ये दानपत्र जयचंद जब गद्दी बैठे उसके बहुत बाद में इससे लग रहा है। और उससे इसके बाद यहाँ चंदेल चूंकि कानपुर की तरफ आ गए, तो राजा चंद्रवर्मन जो हमने कहा जाजमऊ में मुखिया, तो जेजाग भुगते और इधर बुंदेलखंड में, तो ये जाने का मार्ग चंदेलों का भी कानपुर होकर के जाजमऊ से और बुंदेलखंड की ओर जा रहे हैं। तो जेजाग भुक्ति का जो और अवध को कनेक्ट कर रहा है, कानपुर का भूभाग इधर बुंदेलखंड और अवध को संधित करने वाला भाग ये कन्नौज साम्राज्य का ये भाग था। 12वीं सदी में साहबुद्दीन गौरी ने जब कन्नौज पर के साम्राज्य को में जयचंद को पराजित कर दिया, तो यहाँ पर उनका शासन हो गया। गौरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक
कुतुबुद्दीन ऐबक के समय की एक घटना यहाँ पर बड़ी प्रचारित है लोक में भी, और इसे कई जगह मैंने पिछले दिनों गीता प्रेस की एक पुस्तक भारत की महान वीर बालिकाएं के कुछ शीर्षक से किताब थी, उसमें ताज कुंवरी का एक वृत्तांत था। अच्छा। ये कहा जाता है कि ताज कुंवरी जो थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब किशोरा के साथ, ये रसूलाबाद तहसील में एक स्थान है, डेरापुर तहसील का भाग, तो वहां की एक राजकुमारी ताज कुंवरी का अपहरण करना चाहा, तो के ऐबक से पूरे उस परिवार ने मोर्चा लिया और वो बलिदान हो गए, उसका भाई और वो भी ताज कुंवरी का बलिदान। तो इसका प्राणोत्सर्ग का कहानी बड़ी प्रचलित है। इसके बाद चूंकि ये कई बार नारगढ़, धर्मगढ़, बिरहून, कैंझरी, ये जो रसूलाबाद तहसील के भागों पर इनके आक्रमणों का संदर्भ मिलता है। इसको कहा जाता है गौराही के राजा, गौर राजा गोपाल चंद ने उनसे मोर्चा लिया। 1217 में ही वही कालखंड उसके बाद है जो कानपुर की स्थापना वाला प्रकरण था। तो वो यहाँ पर कानपुर की स्थापना राजा कान्हदेव चंदेल ने की, तो जिसके संदर्भ हम पूर्व में दिसंबर 1247 में सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद जो था वो कन्नौज से बढ़ा और तलासांदा किले पर आक्रमण किया। तो क्या दिल्ली सल्तनत काल में जो कानपुर का रहा ये इस यहाँ पर हम आ चुके हैं? हाँ, दिल्ली सल्तनत से अब ये जो दिल्ली में जो यवनों का शासन है, प्रारंभिक चरण सल्तनत कालखंड है, वही सुल्तानों का युग है। तो उसमें वह कड़ा से मोर्चा लेना शुरू किया, और जब कड़े से मतलब इधर निकला तो छोड़ करके भागा, तो वो कानपुर के ही भूभाग से निकला। तो उसके यहाँ पर एक सैन्य टुकड़ी अलगू खां के नेतृत्व में थी, मोर्चा लिया, ऐसा उल्लेख मिलता है। और वो फतेहपुर, एटा भी इधर निकल जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के समय थोड़ा स्थिर राज्य रहा यहाँ पर, और इसके बाद उस समय के स्थानों में एक टेोंगा के कायस्थ टनक सिंह का उल्लेख मिलता है। ये टेोंगा ये सब यमुना पट्टी का है, अमरौधा, मलिकपुर, तो यहाँ के इसी पट्टी जी कानपुर वाली। तो ये लोग खिलजी के समय वहां पर थे, उनके दिल्ली सल्तनत से कनेक्ट थे, और इससे कानपुर और दिल्ली सल्तनत की कनेक्टिविटी ये समझ में आती है। और इसके बाद जो मतलब है एक होता है कि मोहम्मद तुगलक से जब कन्नौज में आया तो नानामऊ के घाट पर उसकी एक मोर्चा हुआ विद्रोही सरदारों से। तो इस युद्ध में मुल्तानी सेना भाग खड़ी हुई थी, और सुल्तान की सेना को उसने मतलब पराजित किया। तो इसलिए ये फिरोज शाह तुगलक का भी बंगाल अभियान यहीं से हुआ। तो जाजमऊ के जो सूफी संत मखदूम शाह आला है, उनकी दरगाह पर फिरोज शाह तुगलक भी हाजिरी देने आया था। और इसका तो बहुत भीड़ जी मखदूम शाह आला की दरगाह पर चंदन के दरवाजे और एक शिलालेख उसने लगवाया था, ऐसा उल्लेख मिलता है। दिल्ली सल्तनत के अन्य घटनाक्रमों में यदि हम देखें तो 1372 में जो राजपूत यहाँ के स्थानीय विरोध कर रहे थे, तो उनको दमन करने के लिए नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह आया इटावा से कन्नौज होते हुए, लेकिन वो विद्रोह। इसके बाद 1374 में मलिक सरवर ख्वाजा जो यहाँ आया, और बाद में वो कन्नौज और से बिहार की ओर चला जाता है शासन। इधर दिल्ली की कमजोरी का जो फायदा उठाया मलिक सरवर ख्वाजा ने, तो अपने को यहाँ का लोकल शासक घोषित कर दिया। इसके बाद ये यहाँ पर जौनपुर के सरकियों के अधीन कानपुर का भूभाग हो जाता है। तो मतलब मलिक सरवर की जो 1399 में मृत्यु के बाद 1402 में मुबारक शाह की जब मृत्यु हो गई, तो उसका भाई इब्राहिम शाह सरकी, यहाँ का जौनपुर का शासक था, वही यहाँ का शासक हो गया। इब्राहिम शाह सरकी भी कानपुर आया, और उसने मखनपुर शरीफ में शाह मदार के यहाँ उसने हाजिरी दी। शाह मदार के दो शिष्य बताए जाते थे, मखन खां और पहाड़ खां। तो इनको उन्होंने माफी में यहाँ की बहुत सारी जमीनें दी, और शाह मदार का दरगाह भी उसने बनाई, और इमारत भी उसने रोजा बनवाया। और इसके बाद सरकी युग के बाद ही विद्यापति के कालखंड आता, जिसमें यहाँ का
कानपुर की उपस्थिति कर्णपुरम, कल्याणपुरम, चतुर्वेदपुरम यथा, खरजरीपुरम, लोलपुरम यत्र दीर्घस्रवा नृपा जैसे उल्लेख मिल करके मिलते हैं। तो इस प्रकार सरकियों से ही कानपुर में शासन रहा। और इसके बाद इसमें कहा जाता है कि आजम हुमायूं यहाँ से निकला और मालकोसा और कानपुर होकर के, जिसका तर्जुमा खानपुर हो गया के, तो उसने कानपुर और मालकोसा कहते हैं रसूलाबाद तहसील में मालकोसा को, तो यहाँ से निकला बहलोल लोदी से, वो जो घटना है तो विद्रोह दमन के दौरान। और इसके बाद यहाँ पर इब्राहिम लोदी का शासन है। उस समय शेर शाह सूरी ने कन्नौज में हुमायूं को पराजित करके दिल्ली का जब शासक बना और इस अंचल को कब्जा किया, तो उसने रोड भी यहीं से बनवाए थे और इसी से हुमायूं का पीछा भी किया है। तो वो जीटी रोड कहलाती है और कोड़ा, जहानाबाद, इलाहाबाद होते हुए आगे तक जाती है। हम लोग अनूप जी मुगल काल और ब्रिटिश काल की शुरुआत पर जी चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे। जी। और ये एपिसोड नंबर 4 जो अभी आप सुन रहे थे, तो इसको हम यही विराम देते हैं और अगले एपिसोड में हम लोग मुगल काल और ब्रिटिश काल पर चर्चा करेंगे कि उस समय कानपुर की उपस्थिति कैसी रही, क्या था परिदृश्य, क्या ऐतिहासिक प्रमाण, क्या पुरातात्विक प्रमाण रहे हैं, उन पर चर्चा करेंगे। जी। धन्यवाद अनूप जी। धन्यवाद।